दोस्तों मैं आपका टेक्निकल एडवाइजर योगेश दहिया नेचुरल स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज या तो पोटैटो फ्रेंच फ्राइज। दोस्तों ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हम हर लोगों को फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये फ्रेंच फ्राइज कैसे बनती है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और इसका बहुत बड़ा एक बिजनेस है और इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं। खाने में बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 1 मिनट में आपको सर्व होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी रहती है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज या पोटैटो फ्रेंच फ्राइज या पोटैटो स्पेशलिटी प्रोडक्ट के बिजनेस कैसे होता है। दोस्तों जब आप फ्रेंच फ्राइज बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले सोचना है कि लोकेशंस। दोस्तों ये फ्रेंच फ्राइज के लिए जो हम पोटैटो यूज़ करते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज पोटैटो होता है, इसका सीड भी अलग होता है। ये जो पोटैटो है दोस्तों वो लंबे होते हैं, उसमें सॉलिड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होगा इतनी आपको यील्ड मिलेगी, तो उतना आपका जो वेट है वो अच्छा मिलेगा और आपका प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सिलेक्शन ऑफ एरिया लोकेशंस। दोस्तों जहाँ पे आपका प्रोडक्शन बेल्ट है, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वेस्ट बंगाल भी है, और भी कुछ नए नए एरिया डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो एरिया में प्लांट लगाएं जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आप ग्रो कर सके हो और इजीली अवेलेबल हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो प्लांट एंड मशीनरीज। तो दोस्तों जब फ्रेंच फ्राइज का हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें मेन जो स्टेप है, मेन जो प्रोसेस है वो है जैसे पोटैटो रिसीविंग लाइन, देन वॉशिंग एंड कटिंग लाइन, उसके बाद ब्लांचिंग, ड्राइंग, फ्राइंग और फ्रीजिंग ये और पैकेजिंग, ये सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो दोस्तों ये जो सारी मशीनरी है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है और ये जो प्लांट है 24/7 चलने वाला है। तो आपके सारी जो मशीनरी है वो एकदम टॉप क्वालिटी की और रगड़ होनी चाहिए ताकि वो 24/7 अनइंटरप्टेड चले, या वो मशीनरी से होनी चाहिए कि अगर उसमें मेंटेनेंस आता है तो इजीली रिपेयरेबल होना चाहिए, स्पेयर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी इसके ऊपर अलग अलग मशीनरीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताया कि जैसे आपको ये फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए रिसीविंग लाइन, वॉशिंग लाइन, कटिंग लाइन, उसके बाद ब्लांचिंग, ड्राइंग, फ्राइंग और पैकेजिंग, ये सारे कंपोनेंट्स लगेंगे, प्लस फ्रोजन स्टोरेज, क्योंकि ये जो फ्रेंच फ्राइज है फ्रोजन होने के बाद इसको -18 डिग्री में आपको रखना है। तो ये एक पूरा प्लान बनेगा कि जिसमें राइट फ्रॉम ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा पोटैटो रिसीविंग से लेके पैकेजिंग तक का। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको जरूर टेक्निकल एडवाइजर्स है, वो एक्सपर्ट्स है, उसको हायर करना चाहिए ताकि वो डे 1 से आपकी लाइन है प्रॉपर डिज़ाइन करे, प्लांट डिज़ाइन करे। उसके अलावा दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यूटिलिटीज़ है। दोस्तों यूटिलिटीज़ माने कि आपका फ्यूल्स, आप क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं एज हीटिंग मीडियम्स के लिए, उस जैसे कि बॉयलर्स है, आपको जब ऑयल गर्म करना है या पोटैटो को पील करना है तो उसके लिए स्टीम एप्लीकेशन देना है, तो ये सारे चीज़ों के लिए आपको हीटिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास बॉयलर्स अवेलेबल हैं। अब अलग अलग तरीके के बॉयलर्स आप मीडियम है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड बॉयलर होता है, थर्मिक फ्लूइड बेस्ड होता है, कोयल बेस्ड होता है। तो आपको अपने लोकेशंस के हिसाब से जो फ्यूल अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से बॉयलर सिलेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पार्ट है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों जब आप पोटैटो को कट करते हो, वॉश करते हो, तो उसमें से बहुत सारा स्टाफ। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे यूटिलिटीज़ के ऊपर। तो दोस्तों आपको यूटिलिटी में बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बताया, तो उसमें बहुत सारा स्टार्च पोटैटो से निकलता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीट करके रिकवर करके आपको जो पानी है उसको ट्रीट करना है और हो सके इतना मैक्सिमम रीयूज़ करना है, जिससे आपकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कम आए। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत जगह पे पैकेजिंग पे ऊपर एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एयर कंप्रेसर्स, एयर सप्लाई सिस्टम्स, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बॉयलर में आपको स्टीम जनरेट करने के लिए पानी देना है, तो वहाँ पे भी
सॉफ्टनेस है या आर ओ ट्रीटेड वाटर है, ये भी आपको अप्लाई करना है। तो यूटिलिटीज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बॉयलर्स हो गया, फिर आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, ईटीपी प्लांट हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आपको कवर होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको साथ में स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान देना है, जिससे 2 तरह के स्टोरेज है डिपेंडिंग अपॉन आपका जो लोकेशन है प्लांट का। वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज भी आपके पास होना चाहिए क्रिटिकल टाइम के लिए, और फिनिश प्रोडक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट दोस्तों आपका फ्रीज होने के बाद -18 पे स्टोर होता है। तो आपके पास कम से कम 1 महीने के आसपास अपना स्टॉक हो सके, मेंटेन कर सके, उतना स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। वैसा वर्षा जैसे रॉ मटेरियल है, तो दोस्तों अगर जैसे आपकी सप्लाई चेन डिसाइड हुई है उस हिसाब से एटलीस्ट 4 या 5 दिन का आपके पास इमरजेंसी स्टॉक होने का कैपेसिटी होना चाहिए, ताकि बाई चांस कोई लॉजिस्टिक इश्यूज हो या कोई अदर इश्यूज हो, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हो, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर्ड ना हो और आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेंच फ्राइज प्रोजेक्ट ऐसा है कि जितना कंटिन्यूस प्लांट चलाओगे उतना आपके ओवरहेड्स कम रहेंगे, क्योंकि जितना आपका ऑयल कंटिन्यूस यूज़ होता रहेगा तो उसका कंजप्शन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप फैटी एसिड भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लांट जितना कंटिन्यूस चले उतना बेटर है। तो उसके लिए अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा अपना मशीनरी सिलेक्शंस का। तो यहाँ पे आपको हमेशा टेक्निकल एडवाइस और इसकी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी चैनल आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। हमारी वेबसाइट पे आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए www.nssspl के ऊपर आप इनके ऊपर जाके आप काम कर सकते हो, देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया था यूटिलिटीज़ का। तो उसके अलावा दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि रॉ मटेरियल जो है प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है कि दोस्तों आप अपना खुद का जो प्रोडक्शन प्लान बनाएं, कि जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, कि जिसमें आप फार्मर्स को खुद को अपना सीड देंगे और इनको इनकरेज करेंगे प्रोडक्शंस के लिए, जहां आप अपने एग्रोनॉमिस्ट टीम रखेंगे और वो उसको ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो ये सबसे सेफ तरीका है कि जिसमें आपका जो रॉ मटेरियल है उसका आपका एश्योर्ड सप्लाई रहेगा। उसके अलावा दोस्तों मार्केट में वेंडर सिस्टम भी अवेलेबल है, कि जहाँ पे आप वेंडर्स को सीड देके उनके थ्रू भी आप प्लांटेशन कर सकते हो और प्रोडक्शन रिकवर कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं दोस्तों कि जिसमें हम पोटैटो जो प्रोडक्शन है उसको एश्योर कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको एक ध्यान में देना है कि जब आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हो तो उसके आलू आपने देखे हो, फ्रेंच फ्राइज लंबी होती है दोस्तों। तो जब हम आलू को काटते हैं तो साइड में से और ऊपर से, जिसको स्लीव और नबिन बोलते हैं, वो भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वो निकलते हैं। अब दोस्तों ये पार्टिकल जो पोटैटो के जो पीस निकलते हैं उसका भी यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर इसको हम एज ए वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों तो आपका प्रोडक्शन लॉस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों नॉर्मली ये प्लान के साथ हम लोग 2-3 और भी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, जैसे कि हम इसको बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, कि जैसे ये जो छोटे छोटे पीस जो निकलते हैं पोटैटो को, उसको हम प्रोसेस करके उसमें से नगट्स है, स्माइलीज है, या आलू पेटी है, या बर्गर पेटी है, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। मेस पोटैटो से ये सब सारी चीज़ें बनती है। तो ये क्या होता है कि ये जो आपका वेस्ट एक तरीके से जो निकलता है उसमें आप वेल्यूएशंस करते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर बड़ा प्लांट है, बड़ी कैपेसिटी में ये प्लांट निकलता है, तो आप पोटैटो फ्लेक्स भी डाल सकते हो, कि जिसमें से आप पोटैटो फ्लेक्स पाउडर्स ये सब चीज़ें बना के इसमें वेल्यूएशंस कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने ओवरऑल संक्षिप्त में एक देखा कि भाई फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज प्रोजेक्ट है वो क्या है। दोस्तों आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसके साथ रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पोटैटोज को हम फ्राइंग के बाद 95 डिग्री से सीधा -18 में फ्रीज करते हैं। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी कैपेसिटी की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटीज इसमें यूज़ होती है, कि जिसमें अमोनिया बेस्ड सिस्टम्स ज़्यादा यूज़ होती है, या अमोनिया CO2 सिस्टम यूज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको लोकेशंस, रॉ मटेरियल प्रोडक्शंस, लोकेशंस, यूटिलिटीज, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, पैकेजिंग सिस्टम्स और स्टोरेज के ऊपर ध्यान देना है। तो दोस्तों ये मेजर पार्ट है। दोस्तों आने वाले दिनों में हम अलग से हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको और इसके ऊपर क्लियरिटी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल अगर आपको पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nssspl.in पे जा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।
बाय।